हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको डेली एएलपी और टेक्नीशियन के CBT 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। हम उसके आगे के प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है, बल कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है या फिर संवेग कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जड़त्व। जड़त्व ऐसा गुण है कि किसी भी वस्तु को या तो गति की अवस्था में है तो गति में रहेगी या फिर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। बल का SI मात्रक क्या है? बल का SI का मात्रक आपका न्यूटन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। प्रश्न ऑप्शन हमारा है, हीलियम का 1 मोल में कार्बन के 1 मोल से 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। ऑप्शन बी है, कार्बन का 1 मोल हीलियम के 1 मोल से 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। आपका ऑप्शन सी है, कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल मौजूद परमाणु की संख्या समान होंगे। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कार्बन के 1 मोल से 1 मोल में हीलियम के 1 मोल से परमाणु संख्या 1/3 होगी। नहीं, ये गलत होगा। यानी कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कुछ भी हो, लेकिन अगर 1 मोल में उसकी संख्या पूछे तो समान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोपेन का आणविक सूत्र है। तो ऑप्शन ए है C2H6, बी है CH4, सी है CH3 और डी है आपका C4H10। तो प्रोपेन का क्या होता है? पहले आपका होता है मेथेन, मेथ, एथ और प्रोपेन। यानी कि इसमें 1 कार्बन होंगे, एथ में 2 कार्बन होंगे, प्रोप में 3 कार्बन होंगे। उसके बाद आता है आपका ब्यूट। तो ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं। तो 3 कार्बन किस में है? C3H8 में। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। यानी कि अगर N 3 है तो H कितना होगा? तो मान लीजिएगा कि N 3 है तो H होगा आपका 3×6 + 2 8, यानी कि H 8 होना चाहिए। तो यह आपका प्रोपेन का सूत्र होता है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं CnH2n+2 से। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और विभवांतर भी स्थिर रहता है तो ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती I, V = IR। ठीक है, तो हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया, ए रेजिस्टेंस हो गया, ए आपका करंट हो गया। इस प्रकार से आपका कर्व बनेगा। मान लीजिए कि भी आपका स्थिर है। भी जब स्थिर है तो हम करंट को बढ़ा रहे हैं। करंट जब हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। करंट जैसे जैसे ग्राफ में देखिए, करंट जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? मान लीजिए यहाँ पे करंट है, रेजिस्टेंस यहाँ पे आया। अगर करंट यहाँ पे आया तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आया। यानी कि करंट हम जैसे बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस वैसे ही कम हो रहा है। अब प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रतिरोध कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? अशांति के द्वारा, स्रोत के द्वारा, कण के द्वारा या रिसीवर के द्वारा? स्रोत के द्वारा
ध्वनि प्राप्त होती है, ठीक है, और रिसीवर के द्वारा ध्वनि हम रिसीव करते हैं। लेकिन जो यात्रा कर रही है वह अशांति के कारण करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आपका द्रव में हो जाता है, और उसके बाद आपका गैस में, ठीक। यानी कि ध्वनि किसी कण के माध्यम से ही यात्रा करती है, तो सबसे ज़्यादा कण आपका ठोस में होते हैं, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। और आपसे पूछे कि ध्वनि कौन सी तरंग है, ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा है? अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखिएगा। क्योंकि ध्वनि से इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं कि ध्वनि की चाल किसमें सबसे ज़्यादा अधिक होती है, ध्वनि कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। और आपको यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जो आपकी सुनने की आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ये सब श्रव्य आवृत्ति है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 10, 6, 8। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 8। यानी कि हीलियम को छोड़कर सभी बाहरी गैसों के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम सिर्फ ऐसा आपका परमाणु है जिसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यह क्या है? संतुलित हैं। और बाकी जितने भी आपके संतुलित जो भी परमाणु हैं वह आपका उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? गुलाब का फूल, ब्रायोफाइलम, केला, ब्रायोफाइटा। इससे कहने का मतलब है कि वह कौन सा पौधा है जिसमें कि उसके पत्तियों में कली पैदा हो जाती है, तो वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइलम। ऐसा पौधा है जिसके पत्तियों में क्या होती है कि छोटे छोटे कली पैदा होती है, और यहाँ से ये क्या करता है कि एक नया पौधा निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर इसलिए ध्यान केंद्रित किया क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे तत्व हैं जो भी किसी भी ये तत्व या यौगिक से सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए धन्यवाद।